हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आस की, अब तुम ही हो। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है बच्चों। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको लिखने से पहले आप थोड़ा सा ध्यान से समझें ये होता क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूरे सॉल्यूशन का। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसको शॉर्ट में सीपी बोला जाता है। इसको शॉर्ट में लोग क्या बोलते हैं, सीपी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसका एक और नाम है डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज, ये जो डेमोक्रेसी, ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब है लोकतंत्र। मतलब यहाँ संख्या से सारा चीज डिसाइड होगा। यहाँ पे किसका होगा बच्चों, संख्या से सारी चीज डिसाइड होते हैं। तो आप पहले इसमें लिखने से पहले समझेगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या, पहली बात। दूसरी बात हम लोग ये समझेंगे कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस टाइप के सॉल्यूशन में यूजफुल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले आप समझेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आखिर है क्या। अब हम देखें कि अभी आपके सामने तीन सॉल्यूशन रखने जा रहे हैं। हम क्या करें बच्चों, तीन टाइप का सॉल्यूशन ले रहे हैं। अब देखते हैं ये टाइप किस बेसिस पे अलग होने जा रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए पहला आ गया, इसी में हम लोग दूसरा ले लेते हैं। पहले आराम से इसको समझ लें फिर लिखना, ये हो जाएगा। ठीक है, और ये तीसरा सॉल्यूशन है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तीन तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन इन द सेंस कि अभी हम लोग सॉल्वेंट लिए। अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, वाटर ले रखे हैं। तीनों ही कंटेनर के अंदर क्या वाटर है, सॉल्वेंट है। और ये वाटर को ये कितने केजी है, मान लीजिए 1 केजी वाटर है, 1 केजी वाटर है। आप वॉल्यूम भी ले सकते हैं, सब में 1 केजी वाटर है। तीन कंटेनर लिए, उसमें हम लोग वाटर ले लिए बच्चों। ठीक है, अब इस तीनों ही सॉल्यूशन, ये सॉल्वेंट के अंदर, तीनों ही सॉल्वेंट के अंदर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल को ऐड करेंगे। अब देखें कि अगर हम सॉलिड पार्टिकल को ऐड करते हैं, किस टाइप का सॉलिड पार्टिकल यहाँ पे ऐड होगा। तो बच्चों हम इसके अंदर जो है यूरिया का 30 ग्राम ऐड कर रहे हैं। 30 ग्राम क्या यूज कर रहे हैं हम लोग बच्चों, यूरिया। ध्यान से देखना, 30 ग्राम क्या यूज कर दिए, यूरिया। इसके अंदर अब मान लीजिए 60 ग्राम ऐड करते हैं ग्लूकोज, 60 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है बच्चों, और इसके अंदर ऐसा मान ले 58.5 ग्राम NaCl ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें बच्चों, 58.5 ग्राम NaCl। अब देखें कि ये एक सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, एक सॉल्यूशन। अब बताएं ये जो सॉल्यूशन है वो किस कैटेगरी में जाएगा, जो हम लोग शुरू में ही पढ़े थे। किस कैटेगरी का मतलब ये है बच्चों, यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, और वाटर किस कैटेगरी में आएगा, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल में आएगा। ऑब्वियस है, हमारा सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल ही होता है। अब सोचो यूरिया जो है, यूरिया वोलेटाइल होता है या नॉन वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल है। ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल, सॉल्ट है NaCl, ये है नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब ये हुआ कि हम अभी जो सॉल्यूशन आपके सामने रखे हैं
हम जो अभी सॉल्यूशन आपके सामने रखे हैं वो किस टाइप का सॉल्यूशन है बच्चों, तो सॉल्यूट यहाँ पे नॉन वोलेटाइल होगा, सॉल्वेंट क्या होगा हमारा वोलेटाइल होगा। अब याद करें कि इसमें क्या होता था, वेपर प्रेशर बनता था, वेपर प्रेशर तीनों सॉल्यूशन का बने बच्चों। और आपको पता होगा कि अगर यूरिया इसमें घुल गया, डिसॉल्व हो गया, तो जो यहाँ पे वेपराइज होगा सॉल्यूशन, क्या उसमें यूरिया के मॉलिक्यूल वेपराइज होते थे या सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वेपराइज होता था, सिर्फ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल वेपराइज होता था। और आप इस केस में एक क्वांटिटी निकाले थे जिसको हम लोग बोले थे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको क्या बोले थे बच्चों, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब सोचो कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता था, तो उसमें बताया गया था कि प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में आप सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस कर दें और फिर से उसको प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दें। तो आपको पता ये चला था अल्टीमेटली कि जब हम किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जितना वेपर प्रेशर होना चाहिए था उससे वेपर प्रेशर कम आता है। और इसी चेंज को हम लोग क्या बोले थे बच्चों, लोडिंग इन वेपर प्रेशर, कि कितना से कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सोचो कि यहाँ पे इस सॉल्यूशन का अगर आप RLVP का वैल्यू निकालो, जो कि आपको निकालने आता भी है, RLVP का वैल्यू निकालो तो आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए कि अभी ये निकालने के बाद x आ रहा है, इसका RLVP कितना है बच्चों, x, आप निकाल सकते हैं। ठीक है, डाटा यहाँ पे अगर सारा चीज दिया हुआ रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। आपको दे देगा इसका वेपर प्रेशर, ठीक है, सॉल्वेंट का दे देगा, आपको मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकाल सकते थे आप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा RLVP निकल जाएगा, ये हमें पता चल रहा है। अगर हम फिर दोबारा अगर इस सॉल्यूशन का निकालें RLVP बच्चों, तो इसका कितना आ जाएगा, y आ जाएगा। मान लीजिए ऐसा हम अभी एज्यूम कर रहे हैं, अगर आप इस सॉल्यूशन का RLVP निकालते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो मान लीजिए इसका z आ गया, इसका कितना आ गया, z आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों ही RLVP का जो वैल्यू आया है इसमें क्या कंपैरिजन हो सकता है, क्या ये तीनों आपस में इक्वल होंगे या तीनों इक्वल नहीं होंगे, या कुछ इक्वल है कुछ अनइक्वल है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये थ्योरेटिकली हम कैसे पता कर पाएंगे कि इस सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर है, इस सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर है और इस सॉल्यूशन का जो रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर है वो सेम आएगा या अलग अलग आएगा। तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए अगर यहाँ पे बताएं तो ऑर्डर जो आएगा ना ये RLVP का ऑर्डर ऑफ RLVP, इस RLVP का जो ऑर्डर आएगा बच्चों वो क्या आएगा पता है आपको, x का वैल्यू, ठीक है, बराबर होगा y के वैल्यू का। x का वैल्यू क्या होगा बच्चों, बराबर होगा y के वैल्यू का, और ये दोनों से ज्यादा वैल्यू होगा किसका, z का। ये दोनों से ज्यादा वैल्यू किसका हो जाएगा बच्चों, z का होगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये कैसे हमें पता चल रहा है कि z का वैल्यू जो होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप देखें कि हमें क्या करना होगा, इन तीनों ही सॉल्यूशन की अगर आप बात करें तो इसमें आपको डिफरेंस किस चीजों में नजर आ रहा है, ये यूरिया है, ये ग्लूकोज है, ये NaCl है। पहला तो नेचर चेंज है। दूसरी बात यहाँ 30 ग्राम है, यहाँ 60 ग्राम है और यहाँ 80, ये 58.5 ग्राम है। अब देखें कि नेचर चेंज होने से चेंज नहीं हो रहा है, अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे लग रहा चेंज हो जा रहा है। एग्जैक्ट इसका क्या मतलब है, अब अगर देखें कि 30 ग्राम यूरिया बच्चों तो इसका मोल आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 30 डिवाइडेड बाय 60, क्योंकि मोलर मास 60 होता है, तो ये आ गया बच्चों कितना, 1/2 मोल। यहाँ पे अगर देखेंगे बच्चों तो n बराबर कितना हुआ, 60 डिवाइडेड बाय ये कितना आ जाएगा बच्चों, 80 आ जाएगा, क्योंकि 180 आ जाएगा। ग्लूकोज का कितना हो जाएगा, सॉरी ये आप 90 कर दें तब आपको इक्वल नजर आएगा, मोल को सेम रखना है बच्चों, यहाँ पे 90 कर दें तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो 58.5 और डिवाइडेड बाय वापस फिर से 58.5, ये 1 मोल आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ये देखना है कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल का मोल, सॉल्यूट पार्टिकल का मोल, ध्यान से देखें यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल का अगर मोल आपको लग रहा है कि सेम है
तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में ये जो ऑर्डर है आरएलबीपी का वो क्या आएगा, सेम आएगा। इन सब में देखिए मोल सबसे ज्यादा किसका है, इसका है, इसलिए ये क्या रहा है, ज्यादा रहा। इसका मोल क्या है, कम है, इसीलिए दोनों इक्वल आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि क्या ये जो Z आया है आरएलबीपी जो Z है वो 1 मोल के कोरस्पॉन्डिंग आएगा या कुछ और आएगा। तो आप यहाँ से ध्यान से देखें हो क्या रहा है यहाँ पे। अगर बच्चों आप 1 मोल NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, आप वाटर में 1 मोल NaCl को डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर में क्या होगा बच्चों, पहले टूटेगा और एक Na+ बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, Cl- बनाएगा। अब देखें यहाँ पे एक Na+ भी बन गया और यहाँ पे एक Cl- भी बन गया। तो ओवरऑल हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप 1 मोल NaCl वाटर के अंदर डाल दें, कितना NaCl डालते हैं बच्चों, 1 मोल अगर आप NaCl डालते हैं वाटर के अंदर तो आपको वहां पे कितना सॉलिड पार्टिकल नजर आएंगे, 2 सॉलिड पार्टिकल नजर आएंगे। इसीलिए बच्चों यहां से ये पता चला कि सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, सॉल्यूशन का जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन। इस चीज को ध्यान से सुने, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ना कि सॉल्यूशन के बाहर से हम कितने डाल रहे हैं। जैसे देखिए हम तो डाले थे 1 मोल NaCl, लेकिन सॉल्यूशन में जो है वहां पे बच्चों ये बिहेव कितने जैसा कर रहा है, 2 मोल सॉल्यूट के पार्टिकल्स के जैसा बिहेव करेगा। क्योंकि जब आप सॉल्ट को डालते हैं तो सॉल्ट वहां पे वापस ब्रेक होगा, ब्रेक होके केटाइन और एनाइन बनाएगा। तो कोई भी आयंस भी जो होता है बच्चों वहां पे एक सॉल्यूट की तरह काम करता है। इसीलिए चूंकि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है इसलिए इसका रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आएगा बच्चों, ज्यादा आएगा। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल सेम है इसीलिए इन दोनों का रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या आ रहा बच्चों, सेम आ रहा। अब कोई कहेगा ये सेम क्यों आ रहा, ये 1 नहीं रहेगा क्या। तो आपको बच्चों अगर पता हो तो ग्लूकोज जो है वाटर में टूटता नहीं है बल्कि ये डिसॉल्व होता है, ये सॉल्ट नहीं है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है और कोवेलेंट कंपाउंड कभी भी आयंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एसिड वगैरह होता है बच्चों वो भी कोवेलेंट होता है लेकिन वो आयन प्रोड्यूस करता है एसिड में। लेकिन ये सब कंपाउंड जो बच्चों ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, शुगर हो गया, ये सब आयन प्रोड्यूस नहीं करता है। इसीलिए अगर हम बाहर से हाफ मोल डाल रहे हैं तो यहाँ पे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल एज इट इज रहेगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे भी यूरिया का एज इट इज रहेगा। इसीलिए बच्चों यहाँ से ये समझ आया। तो अब सोचिए कि अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होगा तो आप क्या डिफाइन करेंगे। तो हम डिफाइन ये करेंगे बच्चों की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का वैसा प्रॉपर्टी होता है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है, के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर सॉलिड पार्टिकल का संख्या सॉल्यूशन में सेम हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम आएगा चाहे उसका नेचर कुछ भी क्यों ना हो। जैसे अब देखिए यहाँ अलग है फिर भी इन दोनों का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, सेम आ रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, सेम है। तो अगर आपको ये पूरा कहानी समझ में आया होगा तो अब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आपको लिखा रहे हैं। डेफिनेशन यहाँ से लिख लें, इसको लिख लेना है, ठीक है। अब हम लोग डेफिनेशन लिखते बच्चों। तो डेफिनेशन अगर हम लिखें तो डेफिनेशन क्या होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कि ये किसी भी डाइल्यूट सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए इसका नाम डेमोक्रेटिक वे बच्चों, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा सॉलिड पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू उतना ही ज्यादा आएगा। तो इसका डेफिनेशन लिख लें। इसका डेफिनेशन क्या है बच्चों, ये सब बोर्ड में पूछ भी सकता है डेफिनेशन, ध्यान रखें ये सब डेफिनेशन। हम लिख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाइल्यूट, ये बात ध्यान रखें, डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि इसका नाम ही एक टॉपिक है बच्चों डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जब भी लगेगा डाइल्यूट सॉल्यूशन में लगता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन which depends only upon
number of solute particle in the solution, in the solution, ये भी बात ध्यान रखें, in the solution, solution में जज करना आपको कितना आप सॉल्वेंट में मिला रहे हैं उससे डिसाइड नहीं होता, आपको देखना होगा सॉल्यूट का नेचर कि जब वो सॉल्वेंट में जाएगा तो वो टूटेगा या जुड़ेगा या उतना ही रह जाएगा, ठीक है, तब जाकर डिसाइड होगा आपका कितना। और जितना भी आयंस होते हैं बच्चों सॉल्ट का वो सब एक एक सॉल्यूट पार्टिकल्स की तरह आपको मानने होंगे, ठीक है, इन द सॉल्यूशन। बट independent from number of nature of solute particle, ठीक है, ये सॉल्यूट पार्टिकल के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि ग्लूकोज डाल रहे हैं या यूरिया डाल रहे हैं, ठीक है। अगर सेम मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, मोल सेम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा बच्चों, सेम आ जाएगा। आप तो ये ध्यान रखें। और एक चीज यहाँ पे नोट बना के इसके लिए आप लिख सकते हैं कि जितने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होंगे क्या क्या होते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे बच्चों, ठीक है, लेकिन हम ये लिख सकते हैं कि ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या आप ऐसे लिख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन मोलैलिटी। मोलैलिटी हम लोग निकालना सीखे बच्चों, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। आप पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि ऑल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर इंटररिलेटेड करने का ये मतलब है कि अगर किसी सॉल्यूशन का आपको कोई एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगा तो बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप उसे निकाल सकेंगे। इंटररिलेटेड दैट इज एनी वन कैन बी नोन देन other can be calculated, इस तरीके से बच्चों हम लोग कर सकते हैं। अब ये तो डेफिनेशन हो गया बच्चों, ठीक है। इसका मतलब अगर हम आपको एग्जांपल दें बच्चों तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम लिखें ना ऐसे, मोल से होना चाहिए बच्चों, हमेशा ध्यान रहे किसके ऊपर, मोल के ऊपर है। अगर हम मान लीजिए यूरिया लेते हैं तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, तो अगर कोई ऐसे लिखता है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया सॉल्यूशन एंड 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन हैव सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें सेम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप दूसरे के लिए लेना चाहते हैं, कोई भी ले सकते हैं, सॉल्ट भी ले सकते हैं, जैसे आप ऐसे में लिख सकते हैं बच्चों कि 36.5 ग्राम ऑफ HCl सॉल्यूशन एंड, अब देखिए 36.5 ग्राम HCl लेने का मतलब कितना मोल हो गया बच्चों, ये मोल हो गया 36.5 डिवाइडेड बाय 36.5, क्योंकि HCl का मॉलिक्यूलर मास इतना, सोचिए ये 1 मोल आ गया। अब 1 मोल अगर आप HCl वाटर में डालते हैं तो ये कितने आयंस प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, तो 1 मोल H प्लस और 1 मोल Cl माइनस, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर टोटल कितना मोल आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। इसका मतलब हमें अब कोई ऐसा सॉल्ट लेना होगा या ऐसा सॉल्यूट लेना होगा जो सॉल्यूशन में जाके 2 मोल क्रिएट करे। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर 36.5 ग्राम HCl लेते हैं तो इसके साथ हम ये कह सकते हैं 360 ग्राम आप क्या ले सकते हैं बच्चों, ग्लूकोज ले सकते हैं। अब देखिए 360 ग्राम ग्लूकोज का क्या मतलब हो गया, 360 ग्राम ग्लूकोज का क्या मतलब हो गया बच्चों, 180 डिवाइड करें 2 मोल। अब 2 मोल वो डालेंगे तो वो 2 मोल ही रहेगा और फाइनल इसका भी सॉल्यूशन में 2 मोल बन रहा, इसका मतलब मोल सेम हो गया, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा बच्चों, सेम हो जाएंगे। सॉल्यूशन हैव सेम Cp
तो आप इस तरीके से बच्चों इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन हो गया बच्चों, ठीक है। आपको एक एग्जांपल किस तरीके से याद रखना है, मेन पॉइंट आप ये याद रखें कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता हम HCl ले रहे हैं या ग्लूकोज ले रहे हैं। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का मोल सेम हो जाना चाहिए। और मोल कैसे डिसाइड करते बच्चों, तो अगर आप कोई ऐसा कंपाउंड यूज कर रहे हैं जो सॉल्यूशन में जाने के बाद, जो सॉल्वेंट में जाने के बाद ब्रेक होते हो, तो ब्रेक होने के बाद नंबर काउंट करना कि कितना आयंस आ रहा होगा, तो वो हर एक आयन एक सॉलिड पार्टिकल हो जाएगा। जैसे देखिए हम डाले तो 1 ही मोल, लेकिन सॉल्यूशन में इसका काउंट हो रहा 2 मोल, क्योंकि ये H+ देगा और Cl- देगा। यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का डालें 2 ही मोल, लेकिन सॉल्यूशन में जाने के बाद भी वो वापस 2 ही मोल काउंट होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काउंट कर सकते हैं। ये सेम आ रहा, इसलिए ये ऐसा आएगा, इसको जल्दी से लिख लें। फिर अब हम लोग एक टॉपिक आएगा बच्चों वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। बिना वांट ऑफ फैक्टर का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कंप्लीट नहीं हो सकता है। वो काउंट करेगा यही चीज कि कौन ऐसा सॉलिड पार्टिकल्स है जो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट होते हैं। इसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग वांट ऑफ फैक्टर करते हैं। मिटा दो बच्चों इसको। चलिए अब हम लोग आते हैं बच्चों वांट ऑफ फैक्टर के ऊपर। बिना वांट ऑफ फैक्टर का कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अधूरा माना जाता है, ठीक है। तो अभी तक बच्चों हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक बस आपको ये ध्यान रखना है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी बोलते किसको है और ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कि आप ऐसा सोचे, पहले हम इसका कंडीशन लिख देते हैं, फिर हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पे आते हैं। कंडीशन ऑफ Cp मतलब ये किस सॉल्यूशन में ले गया। पहला तो बात यही है कि डाइल्यूट होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए बच्चों, सॉल्यूशन शुड बी वेरी डाइल्यूट। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन में लगता, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में काम नहीं करता, ठीक है। दूसरा कि सॉल्यूट जो होना चाहिए बच्चों को क्या होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। सॉलिड कैसा होना चाहिए बच्चों, नॉन वोलेटाइल। तो ये 2 कंडीशन है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करने का, ठीक है। तो हम इसको याद रख सकते हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। अब हम लोग आते हैं बच्चों वांट ऑफ फैक्टर। ये वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, वांट ऑफ फैक्टर होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें वांट ऑफ फैक्टर की, तो इसमें देखिए होता क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, इसको बच्चों हम लोग दिखाते हैं आई से। वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है बच्चों, इसको दिखाते हैं आई से। आज का प्रॉपर्टी, ये किसका प्रॉपर्टी है, सॉलिड का प्रॉपर्टी था। इसमें इस तरीके से लिख लें कि वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ solute particle after dissociation और एसोसिएशन। सॉलिड पार्टिकल बच्चों सॉल्वेंट के अंदर जाके या तो टूटते हैं या तो जुड़ते हैं या तो कुछ नहीं होती। ही सिचुएशन आपको आएगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में। जैसा हम आपको बता रहे हैं कि जैसे यूरिया डालते हैं कुछ नहीं होता, सॉल्ट डालते हैं ब्रेक करता है, एसिड डालेंगे ब्रेक करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे ब्रेक करेगा, और कुछ ऐसे सम एसिड्स हैं जो डाइमर बनाते हैं, एसोसिएट कर जाएंगे सॉल्वेंट में डालने के बाद। इसीलिए जो वांट ऑफ फैक्टर होता है ये यही चीज के बारे में हमें जानकारी देगा कि कौन सा सॉल्यूट अंदर जाने के बाद किस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। इसीलिए बच्चों हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि वांट ऑफ फैक्टर जो है वो सॉल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन को ये काउंट करेगा, ठीक है, इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। और इसको हम लोग डिफाइन किस तरीके से करते हैं बच्चों, ये जो वांट ऑफ फैक्टर है ये किस चीज का रेशियो है, ये रेशियो होता है किस चीज का, तो नंबर ऑफ
solute particle, number of solute particle after dissociation या फिर एसोसिएशन। ठीक है बच्चों, आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, और डिवाइड में होगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। अब बिफोर डिसोसिएशन का क्या मतलब बच्चों, जो हम लोग 12 से डालते, जैसे आप 1 मोल NaCl डालें तो वो कहलाएगा बिफोर डिसोसिएशन, मतलब अभी वो डिसोसिएशन नहीं हुआ। डिसोसिएशन होने के बाद क्या जाएगा बच्चों, 2 मोल हो जाएगा, तो वो देखिए इस तरह से आएगा। ये क्वांटम फैक्टर का डेफिनेशन हो गया। अब सोचें कि अगर कोई सॉलिड डिसोसिएशन करेगा, अगर कोई सॉलिड डिसोसिएशन करता है तो क्या होगा इसके लिए क्वांटम फैक्टर का वैल्यू फॉर डिसोसिएशन। ये शॉर्ट में लिखा होगा बच्चों डिसोसिएशन। अब सोचिए डिसोसिएशन होगा अगर सॉलिड पार्टिकल का, तो जितना डालेंगे उससे ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये वाला क्वांटिटी ज्यादा होगा, ये वाला क्वांटिटी कम होगा। तो कोई भी सॉलिड अगर डिसोसिएट करेगा बच्चों तो उसके लिए I का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा आना चाहिए। और अगर हम बात करें एसोसिएशन का, अगर हम बात करते हैं एसोसिएशन का, तो एसोसिएशन में क्या होगा, आप डालेंगे 10 मॉलिक्यूल, वो बन जाएगा 5 मॉलिक्यूल। इसका मतलब एसोसिएशन में ये चीज कम हो जाएगा, ये ज्यादा होगा। इनिशियली डाले थे ज्यादा, फाइनल हो गया कम, इसका मतलब ये 1 से कम आएगा, ये 1 से कम आएगा। और अगर बोलता है नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, फॉर नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, अब इसके लिए क्या बोलेंगे, अगर ऐसा सॉलिड पार्टिकल है जो ना तो एसोसिएट कर रहा ना तो डिसोसिएट कर रहा, इसका मतलब जितना पहले था उतना ही बाद में हो गया, इसका मतलब ये I का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो आप इस तरीके से पहले ध्यान रखें कि कौन सा सॉलिड के लिए क्या हो सकता है। अगर सॉलिड डिसोसिएट होने वाला है, जैसे सॉल्ट हो गया बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सॉल्ट हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हो सकते हैं, या आप कर सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए बच्चों ऐसा होता है, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो आयंस प्रोड्यूस करे, अगर आयंस प्रोड्यूस करने का मतलब वो टूटे हुए, ठीक है बच्चों। एसोसिएशन किसके लिए होगा, इसमें आप एक दो एग्जांपल बस याद रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजोइक एसिड या कोई भी एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसे याद रखें, एनी कार्बोक्सिलिक एसिड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर, या बेंजीन आप ले लें फिलहाल के लिए, बेंजीन बच्चों सॉल्वेंट होता है, ये नॉन पोलर होता है, ये कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते बच्चों वो एसोसिएट करते हैं, डाइमर बनाते हैं। तो आप ऐसे जनरल स्टेटमेंट ये याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो होगा बच्चों किसके लिए होगा, ये होगा फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, किसके लिए होगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जैसा कि आप एग्जांपल में यूरिया ले लें, ग्लूकोज ले लें, शुगर ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं, ठीक है बच्चों, इस तरीके का, ठीक है। तो आप ऐसा ध्यान रख सकते हैं, ये सब भी ध्यान रखें बच्चों में, स्ट्रॉन्ग एसिड यहाँ लिखें, स्ट्रॉन्ग बेस लिखें। तो ये इस तरीके से आपको देख के पता चल जाएगा कि किस सॉल्ट के लिए या किस सॉलिड के लिए I का वैल्यू 1 से ज्यादा होगा, किसके लिए I का वैल्यू 1 से कम होगा, और किसके लिए I का वैल्यू 1 होगा। अब ये तो वैल्यू आ गया बच्चों। अब हमें समझना होगा कि ठीक है सॉल्ट के केस में ये 1 से ज्यादा आएगा, लेकिन कितना आएगा, ठीक है, इसका एक एक्सप्रेशन भी निकालना होगा बच्चों, फिर ये भी एक्सप्रेशन निकालना होगा, इसका कुछ एक्सप्रेशन होगा नहीं। तो हम आपको अब एक्सप्रेशन बताना चाहेंगे, ये क्वांटम फैक्टर हम कैसे निकालें किसी पार्टिकुलर सॉलिड के लिए। तो आप यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, मिटा दे इसको। अब हम लोग बच्चों इसका एक्सप्रेशन निकाल दे, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, अगर हम एक्सप्रेशन निकाले बच्चों डिसोसिएशन के लिए, अलग से टॉपिक लगाना चाहे लगा दें, एक्सप्रेशन ऑफ
I for dissociation, for dissociation, एक्सप्रेशन ऑफ I for dissociation। अब मेरे बच्चों डिसोसिएशन है, तो कोई भी सॉलिड पार्टिकल अगर डिसोसिएट करता है, कोई भी सॉलिड पार्टिकल अगर डिसोसिएट करता है, तो आपको उसका एक्सप्रेशन जानना पड़ेगा कि वो किस तरीके से डिसोसिएट करता है। सबसे पहला हमें ये मानना होगा बच्चों कि सॉल्ट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कुछ दिया हुआ रहेगा, तो मैं ऐसे मान कर लेते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट इज अल्फा। क्या मान लेते हैं बच्चों? अल्फा। अब जैसे देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने, MgCl2 को मानिए वाटर के अंदर आप ऐड कर देंगे। जब MgCl2 का ऐड करेंगे तो जैसे आप डालेंगे कि टूट जाएगा Mg2 प्लस में और Cl माइनस में। अब बताएं कि ये अगर 100% टूट जाए, अगर ये 100% टूट जाए तो ये कितना मोल जनरेट करेगा सॉलिड? 1 मोल Mg2 प्लस और 2 मोल Cl माइनस। इसका मतलब ये होगा बच्चों अगर आप 1 मोल डालोगे MgCl2 को सॉल्यूशन के अंदर और अगर ये पूरी तरीके से टूटेगा, ठीक है, 100% डिसोसिएशन होगा, तब जाके आपको 3 मोल वहां पे सॉलिड जनरेट होगा। तो हम अब इनिशियली मान लेते हैं बच्चों कि इसका A मोल डिसॉल्व किए, तो अभी तो ये नहीं बना होगा, ठीक है। मान लीजिए 100% से नहीं टूटा है, ठीक है, 100% से वो नहीं टूटा है, वो अल्फा से टूटा है, तो ये कितना घट गया होगा? A माइनस A अल्फा। ये कितना जाएगा बच्चों? A अल्फा। ये कितना जाएगा? 2A अल्फा। अब बताएं कि इस पूरे सॉल्व के लिए अगर I का वैल्यू निकालें, I का वैल्यू क्या कहता है कि टूटने के बाद, ध्यान से समझिए, टूटने के बाद सॉल्यूट पार्टिकल कितना रहा होगा सॉल्यूशन में। तो सॉलिड पार्टिकल टूटने के बाद क्या होगा? तो ये जो सिचुएशन है ये है आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन, और ये होगा बच्चों बिफोर डिसोसिएशन, क्योंकि अभी ये टूटा नहीं है। अब सोचिए अगर आफ्टर डिसोसिएशन की बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर Cl माइनस भी होगा, सॉल्यूशन के अंदर Mg2 प्लस भी होगा, और अभी सॉल्यूशन के अंदर MgCl2 भी रहा होगा जो पूरी तरीके से नहीं टूटा है, जो पूरी तरीके से नहीं टूटा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बिफोर आफ्टर डिसोसिएशन जो होगा बच्चों 2A अल्फा, A अल्फा और फिर A अल्फा, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा A माइनस A अल्फा प्लस A अल्फा प्लस 2A अल्फा, और डिवाइडेड बाय क्या होगा बच्चों? ये 0 है, ये 0 है, ये A है, ये तो A ही आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए कितना रहा, तो A अल्फा से A अल्फा कट जाएगा, ये आएगा A प्लस 2A अल्फा डिवाइडेड बाय A, और यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? 1 प्लस 2 अल्फा, ये क्या जाएगा? 1 प्लस 2 अल्फा। I बराबर कितना आ गया? 1 प्लस 2 अल्फा। अब देखिए बच्चों अल्फा के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर ये सॉल्ट 100% टूटता तो आप कह रहे थे कि 2 आयन इसका, 1 आयन इसका, 3 आयन होता, तो अब वो 100% डिसोसिएशन का क्या मतलब है? अल्फा का वैल्यू 1, अब देखो अल्फा का वैल्यू 1 रख दो तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा। अल्फा मान ले 100% नहीं है, 85% है, तो इसका 85% लिखना होगा, तो 0.85 रखना होगा। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम इन जनरल करें ना, इन जनरल अगर हम अल्फा आई का एक्सप्रेशन लिखें, ये आएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आएगा बच्चों? अल्फा। आप अलग अलग साल के लिए करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या रहा, n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन 100% के बाद, तो यहाँ पे देखिए 3 माइनस से कर देंगे 2 आ जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को आप याद रख सकते हैं, या अगर आप अल्फा बराबर याद रखना चाहें तो I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। और n यहाँ पे क्या होगा बच्चों? n होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर 100% डिसोसिएशन। आप ऐसा मान लें कि n 100% डिसोसिएशन, जैसे इस सॉल्ट को पूरी तरह ब्रेक करेंगे तो 3 आ गया, तो 3 रख दे, ठीक है, जितना दिया हुआ इस तरीके से बच्चों आप ये एक्सप्रेशन याद रखेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म में हमारा आ गया I का वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकाल सकेंगे। अब बात हम लोग करेंगे फिर एसोसिएशन का।
तो बच्चों अब हम लोग एसोसिएशन की बात करते हैं, ठीक है। तो ये डिसोसिएशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और डिसोसिएशन में अगर हम आपको एक बार फिर से रिपीट कर दें तो इसमें बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है बच्चों, कि I बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है बच्चों, अल्फा होता है। या आप अगर अल्फा निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। और n के बारे में आप ध्यान रखें, n क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन माने कि अगर आप किसी भी सॉल्यूट का तब कितना आना चाहिए था, ठीक। जैसे अब देखिए कि अगर आपको कोई पूछे कि Na2SO4 को हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो बताइए इस केस में आपको पता है कि ये सॉल्ट है तो ये वापस टूटेगा ही। तो टूटेगा तो अगर हम I का वैल्यू इसके लिए निकालना चाहें तो I का जो वैल्यू बच्चों को डिपेंड कर रहा है देखिए अल्फा के ऊपर, ये कितना परसेंट डिसोसिएट होता है। ये चीज आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा। अगर डिसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं बोला जाए इसका मतलब वो 100% डिसोसिएट हुआ। तो हम सोचे कि n कितना हो जाएगा, n का वैल्यू इसमें कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। क्योंकि अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा का वैल्यू 1 होगा, और अल्फा का वैल्यू अगर 1 होगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो बच जाएगा I बराबर n। तो इसलिए n का मतलब होता है कि आप इसको ब्रेक कर लें तो ये आ जाएगा 2Na प्लस और प्लस SO4 2 माइनस आयन। तो देखिए एक SO4 2 माइनस आयन और 2 Na प्लस आयन, तो 2 और 1 3, इसलिए n का वैल्यू इसके लिए कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हैं कि अगर कभी 100% डिसोसिएशन होगा, A2 100% और कंप्लीट डिसोसिएशन, ठीक है बच्चों, अगर 100% या कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा का वैल्यू आपको अपने मन से 1 यूज करना है। और अगर अल्फा का वैल्यू आप अपने मन से 1 कर देंगे तो I का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 1 के, ये n के इक्वल हो जाएगा। और n आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टूटने के बाद वो कितना पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको किसी सॉल्ट का I दे रखा है तो आप उसका अल्फा भी बता सकते हो, ठीक है, ये कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है। इसीलिए इस टॉपिक को हम आयनिक इक्विलिब्रियम से भी रिलेट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट का अल्फा के बारे में जानना होता है, किसी कंपाउंड के अल्फा के बारे में जानना होता है, तो वान का फैक्टर अगर आपको दे देता है तो आप अल्फा भी निकाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम प्रॉपर सॉल्यूशन का क्वेश्चन करेंगे बच्चों, तो आप इतना बस याद रख लें, ठीक है, कि I का फैक्टर ऐसा आएगा। अब अगर सोचें कि हम एसोसिएशन का फॉर्मूला निकालें कि अगर कोई सॉलिड पार्टिकल एसोसिएट हो रहा है तब क्या होगा, तो बच्चों एसोसिएशन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस n के जगह पे यहाँ पे कितना आ जाता है, 1 माइनस n आ जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं फॉर एसोसिएशन, क्या लिख सकते हैं बच्चों, फॉर एसोसिएशन। एसोसिएशन के केस में हम लोग इसको कैसे डील करेंगे, तो अब यहाँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बदले हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अगर अल्फा है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे देखिए अल्फा होने क्या मतलब, जैसे मान लिया एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ये 2A मॉलिक्यूल है, ये एसोसिएट होके A2 बना देगा, ये क्या बना देगा बच्चों, A2 बना देगा। इसको हम लोग बोलते हैं डाइमर फॉर्मेशन, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, डाइमेराइजेशन। इसको आप डाइमेराइजेशन भी समझ सकते हैं, कारण क्या है कि ये 2 मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल मिलके कितना मॉलिक्यूल बना रहा है बच्चों, 2 मॉलिक्यूल, मतलब कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स था वो दोनों जुड़ जाएगा तो वो एक मॉलिक्यूल के जैसा दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल एक था, इसका 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक नया मॉलिक्यूल बना दिया। तो सोचिए कि अगर हम बोलते हैं t=0, क्या ये बच्चों t=0 है, तो यहाँ पे आपको a लेना होगा, तो ये 0 हो जाएगा। t समय के बाद, कुछ समय के बाद ये कुछ मोल एसोसिएट हुआ होगा, अगर अल्फा है तो कितना मोल हो जाएगा एसोसिएट, तो 1 माइनस a अल्फा बच जाएगा, चूंकि a अल्फा मोल एसोसिएट हुआ, तो इसका कितना बनेगा, जो a अल्फा बटा 2 मोल बन जाएगा। अब देख लें, ये बिफोर एसोसिएशन माना जाएगा, बिफोर एसोसिएशन, और आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन अगर हो गया होगा तो सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे, क्योंकि अभी 100% एसोसिएशन तो माने नहीं है, इसलिए सॉलिड पार्टिकल्स अगर देखेंगे तो कुछ ये भी बना हुआ होगा, कुछ अभी ये भी रहा होगा। तो अगर अब हम यहाँ पे बच्चों I का फॉर्मूला लगाएं, I का
फॉर्मूला है, आप जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा डिसोसिएशन एसोसिएशन में। तो आई का जो जनरल फॉर्मूला वो क्या हुआ बच्चों, एसोसिएशन, तो ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बटा 2 हो जाएगा, और नीचे का वापस फिर से ए करेंगे, एसोसिएशन के बाद टोटल मॉलिक्यूल इतना है सॉल्यूशन में और इनिशियली ए था। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ए माइनस ए अल्फा प्लस ए अल्फा बटा 2, तो ये ए अल्फा बटा 2 बन मिल जाएगा बच्चों, ये ए आएगा, यहाँ से देखिए 1 माइनस अल्फा बटा 2 मिल रहा, अल्फा बटा 2 मिल रहा। तो इसी चीज को अगर आप जनरलाइज करेंगे तो इन जनरल बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकेंगे, इन जनरल आई का जो फॉर्मूला होगा वो आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे आएगा 1 बटा n माइनस 1, वहां पे देखिए क्या था n था, तो n के जगह पे क्या आएगा बच्चों 1 बटा n हो जाएगा, ये एसोसिएशन का फॉर्मूला। अब अगर इसी को अल्फा के टर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों i माइनस 1 डिवाइडेड बाय, वहां पे आएगा n माइनस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बटा n माइनस 1। अब देखिए n यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब जैसे देखिए कि इस फॉर्मूले से हम ये एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है वो क्या है डाइमर का, तो जब डाइमर बोले इसका मतलब होता है बच्चों कि दो मॉलिक्यूल आपस में मिल रहा है, तो ये जो n है ना वो यही है कि कितने मॉलिक्यूल मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है, तो n मॉलिक्यूल मिलके एक, तो यहाँ पे देखिएगा डाइमर है तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, किसके लिए डाइमर के लिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों फॉर डाइमर n बराबर कितना होगा 2, अगर कोई लिखता है ट्राइमर तो n बराबर कितना है बच्चों 3, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये दो बात याद रखें, और ये चीज आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में डाइमेराइज हो रहा है, ट्राइमेराइज हो रहा नहीं, तो आप एक बात जो आपको बताया गया है कि कोई भी ये कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो बेंजीन सॉल्यूशन में डाइमर बनाता है, ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको याद रख सकते हैं। सोचिए यहाँ पे 1/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 1/2, देखिए कि आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम क्वांटम फैक्टर की बात करें बच्चों, इसको मिटा दें, अगर हम क्वांटम फैक्टर की बात करें बच्चों तो यहाँ पे आपको क्या लगा, हमें दो चीजों के बारे में समझ में आया कि क्वांटम फैक्टर का मतलब होता है कि ये सॉलिड पार्टिकल सॉल्यूशन में जाने के बाद एसोसिएशन कर रहा है या डिसोसिएशन कर रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा। तो अगर एसोसिएशन होगा बच्चों, ठीक है, और डिसोसिएशन होगा तो उसके लिए आएगा वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, वो हम फाइनली एक बार और लिख दे रहे हैं, आप ध्यान से देख लें, इनटू अल्फा, ये फॉर्मूला डिसोसिएशन में लगाना है, 1 प्लस 1 बटा n माइनस 1 इंटू अल्फा, ये फॉर्मूला आपको एसोसिएशन में लगाना है, और i बराबर 1 होगा जब कुछ नहीं होगा, मतलब ये डिसोसिएशन में, डिसोसिएशन के केस का फॉर्मूला है, ये आपको एसोसिएशन में लगाने हैं, और ये नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, ठीक है, या आप ये कर सकते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है बच्चों। तो अब ये कब यूज होगा ये डिपेंड करता है बच्चों हमारे सॉल्यूट के ऊपर कि हम जिस सॉल्यूशन का क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप पहले यही देखेंगे कि हमारे सॉल्यूट में अगर हम इन सारे चीजों के यूज को फाइनलाइज करें बच्चों, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे सॉल्यूशन का, ठीक है, और अगर आपको पता चल जाए कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्यूट है बच्चों, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सबसे पहले आप यही देखेंगे कि जो सॉल्यूट हमारे क्वेश्चन के अंदर यूज किया गया है, ठीक है, वो किस टाइप का सॉल्यूट है, क्या वो डिसोसिएट होने वाला सॉल्यूट है। अब ये कैसे पता चलेगा आपको डिसोसिएट होना है या नहीं है, तो हम एग्जांपल लिख चुके बच्चों, जितने भी सॉल्ट होंगे वो सब के सब डिसोसिएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है, जैसे H2SO4 यूज किया जा रहा, HNO3 यूज कर रहे हैं हम लोग, HCl यूज कर रहे हैं सॉल्यूट के रूप में, तो जितने भी सॉल्ट हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, A2B टाइप का, AB टाइप का, वो क्वेश्चन में यूज कर सकता है, तो समझ जाएंगे कि यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ होगा। और जब भी आपको डिसोसिएशन पता चल जाए तो सबसे पहला काम आपका होगा I का वैल्यू निकालना, और I का वैल्यू आप इस फॉर्मूले को यूज करके निकालेंगे। तो जब I निकालने लगेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगा N का और अल्फा का। तो अल्फा के बारे में क्वेश्चन में ही आपको बोला जाएगा, ये जो सॉल्ट है वो 85% डिसोसिएट हो रहा है, 95%
डिसोसिएट हो रहा, या अगर कुछ भी नहीं बोला जाए इसका मतलब है कि वो 100% डिसोसिएशन हो रहा होगा, तो आप अपने मन से वहां पे अल्फा का वैल्यू 1 रख लेंगे। और n क्या होता है बच्चों, n होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वो सॉल्ट या एसिड टूटने के बाद कितना आयंस बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ये निकालेंगे। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में कभी ऐसा वर्ड यूज किया जाए कि सॉल्यूट पार्टिकल डाइमर बना रहा है, इसका मतलब वहां पे वापस आपको आई का वैल्यू सबसे पहले निकालना होगा, ठीक है। तो आई का वैल्यू निकालने के लिए आपको वापस फिर से अल्फा चाहिए, एसोसिएशन ये भी दिया हुआ रहेगा, नहीं देगा तो आप इसका वैल्यू 1 ले सकते हैं। और n का वैल्यू डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर के अनुसार आएगा बच्चों, तो यहाँ से ये पता चल जाएगा। और I का वैल्यू 1 आपको कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे सॉल्यूट का एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो। और वो कौन कौन से सॉल्यूट होंगे बच्चों, तो यूरिया मान सकते हैं, ग्लूकोज मान लें, आप शुगर मान लें, ठीक है, तो अल्कोहल मान सकते हैं। ऐसा जो भी होगा उसमें ये पार्ट आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा वांटर फैक्टर का वैल्यू हो गया बच्चों। अब इसके आगे का जो आएगा, अब हम लोग शुरू करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। बिना वांटर फैक्टर का क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों पूरा नहीं होता, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है इसके बारे में। बस ये 3 फॉर्मूला याद रखें या 2 फॉर्मूला याद रखें। आपको बस सॉल्यूट पे ध्यान रखना, हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन सा यूज हो रहा। अगर डिसोसिएशन वाला है तो आई निकालना ही पड़ेगा आपको, एसोसिएशन वाला है तो आई निकालना ही पड़ेगा, और अगर नहीं है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें शुरू करेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ेंगे। आप टॉपिक दे रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने टाइप के होते हैं, तो आज हम लोग वांटर फैक्टर तक खत्म कर रहे हैं। इसके आगे हम लोग का शुरुआत होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का टाइप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सब में आपको वांटर फैक्टर का ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो वो हम लोग एक टॉपिक डील करेंगे, तो आपको इसको यूज करने भी समझ में आ ही जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो आज के लिए बच्चों हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।